Okay, assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. So we will discuss about MRKH और हम करेंगे congenital uterine anomalies. ओके तो पहले MRKH करते हैं. MRKH का इंसिडेंस कितना है? 1 in 4,000 to 1 in 5,000. MRKH सिंड्रोम होता क्यों है? क्योंकि जो मलेरियन स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ द मलेरियन एजेनेसिस की वजह से. ठीक है, मलेरियन डक्ट से क्या क्या बनता है? यूट्रस बनता है, फैलोपियन ट्यूब्स बनते हैं और अपर 2/3 ऑफ वजाइना बनता है. ठीक है, और क्योंकि ओवरीज तो इन पेशेंट्स में होती हैं तो इस वजह से एस्ट्रोजन होगा और एंड्रोजन्स भी होते हैं. तो फिर प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन पेशेंट्स में होती है. और अगर आप कैरियोटाइपिंग करेंगे तो 46XX कैरियोटाइपिंग होती है इनकी. अच्छा, अब ना इसकी 3 टाइप्स हैं. टाइप 1 दैट इज़ द टिपिकल 64% केसेस में आपको टाइप 1 मिलती है. ठीक है, जिसमें होता क्या है कि 2 मलेरियन डक्ट होते हैं ना, तो दोनों की सिमेट्रिकली एजेनेसिस होती है. ठीक है, तो इसमें ना आपको फैलोपियन ट्यूब्स तो नॉर्मल मिलते हैं और उसके अलावा आपको 2 रुडिमेंट्री यूट्राइन बर्ड्स भी मिलते हैं. अपर वजाइना एब्सेंट होती है क्योंकि जो लोअर 1/3 है वो यूरोजेनिटल साइनस से बनती है और अपर 2/3 जो है ना वो आपकी बनती है मलेरियन डक्ट से. ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं टाइप 2 पे. टाइप 2 जो है ना दैट इज़ द एटिपिकल, ये 24% ऑफ केसेस में आपको मिलती है. अच्छा, इसमें ना आपको एसिमेट्रिकल यूट्रोवजाइनल एप्लीजिया मिलता है. इट मीन्स कि एक डक्ट की तो फॉर्मेशन होती है और दूसरी की डक्ट की जो फॉर्मेशन है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी सेकेंड वन. ठीक है, अच्छा तो इसमें ना आपको क्या मिलता है कि आपको फैलोपियन ट्यूब्स एक तो आपको नॉर्मल मिलेगा और एक की जेनेसिस आपको मिलेगी. क्योंकि एक की ग्रोथ सही से होती है तो इस वजह से जो एक फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस बनेगा ना तो इस वजह से आपको एंडोमेट्रियम भी फंक्शनल मिलती है 7 to 10% केसेस में. तो एंडोमेट्रियल फंक्शनिंग होती है तो इन पेशेंट्स में ना आपको साइक्लिक पेन की भी कंप्लेन होती है इन पेशेंट्स को. ओवरीज टाइप 2 में एब्सेंट होती हैं या एक्टोपिक होंगी 10 to 15% केसेस में, या तो एब्सेंट होती हैं या एक्टोपिक आपको मिलेंगी. अच्छा, उसकी जो लीस्ट कॉमन टाइप है ना दैट इज़ दी टाइप 3 जिसमें आपको मलेरियन एप्लीजिया मिलता है. उसके साथ साथ आपको रीनल और सर्वाइकल सोमाइट एनोमलीज भी मिलती हैं. ठीक है, सर्वाइकल सोमाइट में फिर आपकी स्केलेटल मेलफॉर्मेशन आ जाती है, कार्डियक एनोमलीज आ जाती हैं और मस्कुलर वीकनेस. ओके, अच्छा जो एक्स्ट्रा जेनाइटल फीचर्स है ना उसमें आपको रीनल अप टू 40% तक मिलते हैं, जिसमें रीनल एजेनेसिस, एक्टोपिक किडनी हॉर्सशू शेप किडनी, एक्टोपिक यूरेटर मिलता है. और स्केलेटल में 12 to 20% जिसमें आपको क्लिपल फील स्कोलियोसिस, रेडियल एप्लीशिया, फ्यूज्ड वर्टिब्रा मिलते हैं. ऑडिटरी आपको कितनी 10 to 25% ऑफ केसेस में मिलती है, जिसमें आपको कंडक्टिव सेंसरी न्यूरल डीफनेस और ईयर कैनाल मेलफॉर्मेशंस मिलती है. कार्डिक बिल्कुल रियर होती हैं जिसमें आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, बटन डक्टस आर्टरियोसिस और ट्रैकंस आर्टरियोसिस मिलता है. ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे. मोस्टली जो 70 to 80% केसेस में पेशेंट प्रेजेंट करता है आपको प्राइमरी इम्यूनिरिया के साथ. ठीक है, और वजाइना आपको शॉर्ट ब्लाइंड एंडिंग वजाइना मिलती है एग्जामिनेशन पे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन पेशेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होती है, प्यूबिक हेयर भी होते हैं. ओके, अच्छा उसके अलावा टाइप 2 में आपको पेशेंट कंप्लेन करता है साइक्लिक एब्डोमिनल पेन की क्योंकि उसमें फंक्शनल एंडोमेट्रियम होती है. ठीक है, रियरली इन पेशेंट्स में आपको सब फर्टिलिटी या डिस्पेरिनिया मिलेगा. ओके, अच्छा डीटीज़ में एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी आ जाता है. डिफरेंस हम किस तरह से करेंगे इन दोनों को? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में एक तो प्यूबिक हेयर एब्सेंट होते हैं और ओवरीज भी आपको अल्ट्रासाउंड पे एब्सेंट मिलती हैं और कैरियोटाइपिंग बेसिस पे आप करते हैं. मार्केज में आपको 46XX मिलता है और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में आपको 46XY मिलता है. इन्वेस्टिगेशन आप इस तरह से करेंगे. जो फर्स्ट लाइन है ना दैट इज़ द 2D अल्ट्रासाउंड, उसमें आपको यूट्रस भी एब्सेंट मिलता है और रीनल एनोमलीज भी मिलती हैं अगर टाइप 3 है तो. जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज़ दी MRI पेल्विस. ठीक है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट लाइनिंग भी प्रॉपर्ली विजुलाइज्ड होंगी, रुडिमेंट्री हॉर्न भी और ओवरीज भी. ठीक है, उसके बाद आप फर्दर कंफर्म करने के लिए कैरियोटाइपिंग करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो अगर 46XX होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि MRKH है और अगर 46XY होगा तो फिर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है.
उसके साथ साथ आप एंडोक्राइन प्रोफाइल भी करते हैं। ओके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपने एक्सरे करना होता है स्पाइन का, लिम्स का, इंट्रावीनस पैरेललोग्राफी का करते हैं आप, इको करते हैं, आर्डियोग्राम करते हैं, जो भी इसकी एसोसिएटेड कंजेनाइटल एनॉमलीज हैं ना उनको रूल आउट करने के लिए। अच्छा, पहले लेप्रोस्कोपी करते थे, अब लेप्रोस्कोपी नहीं करते, उसकी जगह पे आप एमआरआई करते हैं। ठीक है, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड आपकी है वो है एमआरआई, और अगर आपसे फर्स्ट लाइन पूछें तो वो है आपकी 2D पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ओके, सबसे पहले तो इन पेशेंट्स को आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप न्यू वजाइना क्रिएशन करते हैं। ठीक है, जो वजाइना लेंथ होनी चाहिए ना वो आपकी 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और आपने तब तक न्यू वजाइना क्रिएशन नहीं करनी जब तक पेशेंट खुद रेडी नहीं हो जाती इमोशनली, साइकोलॉजिकली फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो किस तरह से आप न्यू वजाइना क्रिएट करते हैं, एक इसका मेथड होता है नॉन सर्जिकल मेथड और एक होता है सर्जिकल मेथड। नॉन सर्जिकल मेथड में वजाइनल डायलेटर आते हैं, वो आपने पेशेंट को देने हैं और आपने गाइड करना है कि आपने 20 to 30 मिनट्स तक यूज़ करने हैं और दिन में आपने कम से कम 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करनी है। ठीक है, और बाईसाइक्लिक जो सीट है ना वहाँ पे बैठे, उससे होगा कि पेरिनेल प्रेशर आएगा। सक्सेस रेट इसका कितना है, 81 to 91%। और एडवांटेज ये है कि कोई स्कार नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कोई मार्बिडिटी नहीं है। ठीक है, और अगर ये मेथड फेल हो जाता है ना तो फिर आप सर्जिकल मेथड के थ्रू करते हैं वजाइनोप्लास्टी, जिसमें फिर आपकी वेचिटी प्रोसीजर्स और डेविडोफ आ जाता है, दोनों लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, इसमें करते क्या है कि आप ऑलिव ट्रैक्शन, मतलब जितनी ऑलिव की साइज़ होती है ना उस साइज़ की आप डिवाइस यूज़ करते हैं, जहाँ पे वजाइनल डिम्पल हो वहाँ पे आपने यूज़ करनी होती है, और फिर एब्डोमिनली थ्रेड के थ्रू आपने रेगुलर 7 to 9 डेज तक ट्रैक्शन देनी होती है। ठीक है, और डेविडोफ में करते क्या है कि जो पेरिटोनियम लाइनिंग होती है ना उसके थ्रू आप वजाइना को क्रिएट करते हैं, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाई सक्सेस रेट है। बाकी अब सिग्मॉइड वजाइनोप्लास्टी और वेलियम ये आप नहीं करते, ये रिकमेंड नहीं है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का और हेमरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, अच्छा, अब ये पेशेंट अगर फर्टिलिटी चाहे तो फिर क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यूट्रस तो है नहीं इनमें, आईवीएफ तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, आईवीएफ सिर्फ इस तरह से पॉसिबल है कि क्योंकि ओवरीज तो हैं, एग प्रोडक्शन तो हो सकती है, तो आप एग रिट्रीवल करके और सेरोगेसी के साथ फर्टिलिटी का ऑप्शन दे सकते हैं इन पेशेंट्स को। ठीक है, या तो अडेप्शन का ऑप्शन दें या तो फिर यूट्राइन ट्रांसप्लांट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एमआरकेज। अब हम करते हैं कंजेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज। एनॉमलीज भी हम आरसीयूजी गाइडलाइन से करेंगे। कंजेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज का प्रीवलेंस कितना है, 5.5%, और इनमें 8% तक पेशेंट इनफर्टाइल होती हैं और 13.3% तक पेशेंट में मिसकैरेज का रिस्क होता है, और अगर दोनों को ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस रेट आपसे पूछें तो फिर 24.5% तक है। ठीक है, अच्छा, अब कंजेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज होती क्यों हैं, या तो ऑर्गेनोजेनेसिस में कोई डिफेक्ट है, या तो प्रॉब्लम आ गई है फ्यूजन में, या तो कैनलाइजेशन में हो गई है। ठीक है, अगर ऑर्गेनोजेनेसिस की बेसिस पे उस लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है ना तो फिर एजेनेसिस होगी या तो हाइपोप्लेजिया होगा। ठीक है, तो अगर एजेनेसिस है तो फिर इट मीन्स कि दोनों मुलियरन डक्ट की एजेनेसिस अगर हो गई है ना तो फिर आपको यूट्रस एब्सेंट मिलेगा, और अगर हाइपोप्लेजिया है तो फिर उसमें आपको यूनिकॉर्निएट यूट्रस मिलेगा। अच्छा, अगर फ्यूजन में कोई डिफेक्ट है, क्योंकि दो मलीरियन डक्ट होते हैं ना वो आपस में फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रिजॉर्प्शन होती है, तो अगर फ्यूजन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको बाइकॉर्निएट यूट्रस मिलेगा अगर पार्शियल फ्यूजन हुई है तो, और अगर कम्प्लीटली फ्यूजन नहीं हुई तो फिर आपको डायडाइफिलस मिलेगा। ओके, अच्छा, फ्यूजन भी दो तरह से होती है, एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। अगर हॉरिजेंटल में डिफेक्ट है तो फिर आपको बाइकॉर्निएट और डायडाइफिलस मिलेगा, और अगर वर्टिकल डिफेक्ट है तो फिर आपको इम्परफोरेट हाइमेन और ट्रांसवाजाइनल सेप्टम मिलेगा। ठीक है, वर्टिकल फ्यूजन किस तरह से होती है कि देखिए, जो अपर 2/3 है ना वजाइना का वो बनता है मुलियरन डक्ट से, और लोअर थर्ड बनता है यूरोजेनाइटल साइनस से। ठीक है, तो वर्टिकल डिफेक्ट तब होता है जब फ्यूजन यूरोजेनाइटल साइनस की लोअर पार्ट ऑफ दी मुलियरन डक्ट से नहीं होती। ठीक है, तो फिर इम्परफोरेट हाइमेन और
ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम बनता है। अच्छा, जब दो डक्ट फ्यूज़ होते हैं ना, तो उसके बाद जो सेप्टम्स होता है उसकी रिजॉर्प्शन होती है। अगर उस सेप्टम की रिजॉर्प्शन नहीं, ताकि एक सिंगल कैविटी हो जाए, ठीक है, अगर सेप्टम की रिजॉर्प्शन नहीं हुई तो फिर आपको सेप्टेड, कंप्लीट सेप्टेड यूट्रस मिलेगा या पार्शियल सेप्टेड मिलेगा या आर्क्यूएट मिलेगा। तो ये 3 तरह से कंजेनिटल यूट्राइन एनोमलीज होती हैं। ओके, अब इनकी ना जो इम्पोर्टेंट है कि इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सेप्टेड में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना, दैट इज़ द रिकरेंट मिसकैरेज, और जो कि कैनालाइजेशन डिफेक्ट की वजह से होती है। अच्छा, बाइकॉर्नियट, डायफिलस और यूनिकॉर्नियट में ना मोस्टली ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें आपको मिलेगा मेल प्रेजेंटेशन मिलेगी, प्रीटर्म बर्थ का रिस्क ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्लेसेंटा को इतना स्पेस नहीं मिलता, तो फिर यूनिलेटरल प्रेजेंटेशन होती है, जिसकी वजह से बच्चे को सही से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाती, और तो इन पेशेंट्स में प्री एक्लेम्सिया का रिस्क, FGR का रिस्क भी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद आ जाएं आप, अगर ऑर्गेनोजेनेसिस डिफेक्ट, इट मीन्स के एजेनेसिस या हाइपोप्लीजिया है ना, तो इनमें फिर MRKH होता है। MRKH में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ दी प्राइमरी मलेरिया। अच्छा, टी शेप उन पेशेंट्स में होता है जिनका ड्रग एक्सपोजर होता है, जिनकी प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो इनमें टी शेप यूट्रस होता है। ओके, अब आ जाते हैं कि आपने इसको डायग्नोस किस तरह से करना है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि किसी पेशेंट में बार बार प्रीटर्म बर्थ या रिकरेंट मिसकैरेज हैं, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको कोई कंजेनिटल यूट्राइन एनोमलीज तो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्क्रीनिंग के लिए 2D अल्ट्रासाउंड करते हैं और हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी करते हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट है और स्क्रीनिंग के लिए अच्छा है। बट आप अगर आपसे गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे ना, तो फिर आपने 3D ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, क्योंकि आप 2D ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से एक्सटर्नल काउंटर नहीं देख सकते, ठीक है। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है दैट इज़ द 3D अल्ट्रासाउंड। और अगर 3D अल्ट्रासाउंड पे भी आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, कॉम्प्लेक्स है या कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर आप MRI पेल्विस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो फिर आप लेप्रोस्कोपी प्लस हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। और आपने जब भी अल्ट्रासाउंड आप करें तो आपने रीनल अल्ट्रासाउंड ज़रूर करना है, क्योंकि रीनल एनोमलीज इनमें सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है, मोस्टली यूनिकॉर्निएट यूट्रस में। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर कैनालाइजेशन डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल सेप्टेड यूट्रस है ना, तो उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का रिस्क कितना है, 2.8 है। कंसेप्शन रेट कितना है, 0. कम हो जाता है कितना, 0.86। प्रीटर्म बर्थ का कितना है, 2.14। फीटल मेल प्रेजेंटेशन 6.24। और कंप्लीट में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, एडवर्स आउटकम ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल। अच्छा, अगर बाइकॉर्निएट है, यूनिकॉर्निएट है या डायफिलस है, तो उसमें फर्टिलिटी तो प्रिजर्व होती है, बट ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। बाइकॉर्निएट में अगर आप मिसकैरेज का रिस्क देखें ना, दैट इज़ दी 3.4, प्रीटर्म बर्थ का 2.55 और मेल प्रेजेंटेशन का 5.38। यूनिकॉर्निएट में प्रीटर्म बर्थ का है 3.4, मेल प्रेजेंटेशन 2.74, और इसी तरह से डायफिलस में प्रीटर्म लेबर का रिस्क है 3.58। ओके, और जो भी कैनालाइजेशन डिफेक्ट है ना, इन सब में प्री एक्लेम्सिया, FGR और स्टिल बर्थ का रिस्क बढ़ जाता है। और जो भी कंजेनिटल यूट्राइन एनोमलीज हैं, इन सब में प्रीटर्म बर्थ का रिस्क होता है। तो इसी वजह से अगर पेशेंट में आप डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको कंजेनिटल यूट्राइन एनोमलीज है ना, तो फिर आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन ज़रूर करना है इन पेशेंट्स का, क्योंकि इनमें जो अगर सर्वाइकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम आ गई ना, तो प्रीटर्म बर्थ का रिस्क कितना हो जाएगा, 13.5। तो इन पेशेंट्स में आपने प्रोजेस्टेरोन भी देनी है। और अगर रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो फिर आप सर्क्लास भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि डिसीजन पॉइंट होती है ना, वो होती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और कुछ होती हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। तो आपने ना ऑब्स्ट्रक्टिव जो होती हैं उनमें फिर आपने सिम्टम्स रिलीव करने के लिए सर्जरी करनी होती है, जिस तरह से यूनिकॉर्निएट है, उसके साथ अगर फंक्शनिंग रुडिमेंट्री हॉर्न है, ठीक है। तो अगर आप नहीं उसको रिमूव करेंगे तो होगा क्या कि हेमेटोमेट्रा होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, रप्चर का चांस बढ़ जाएगा।
और इसी तरह से डायडाइफिलस में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हेमी वजाइना है तो फिर भी आपने सर्जिकल करेक्शन करनी है, नहीं तो पेशेंट को हेमेटोकोलैप्स होगा, हेमेटोमेट्रा होगा, पेन होगा। और अगर वजाइना और सर्वाइकल एजेनेसिस है तो उसमें भी आपने नियो वजाइना की रेडिएशन करनी होती है। तो गोल आपका यही होता है कि आप एक तो पेन रिलीव करें और उसको लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करें। अच्छा, कुछ कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होती हैं, जिस तरह से बाइकोनियट और डायडाइफिलस में आप अगर पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं है ना, कैरेज है, कोई मतलब ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है, तो इनमें ना फिर आप सर्जरी नहीं करते, क्योंकि अगर आप कर भी लेना तो इनमें कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं होता। अगर रिकरेंट मिसकैरेज है उसके साथ साथ उन्होंने सेप्टेड यूट्रस दे दिया ना, तो फिर आप स्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि फिर इसमें पेशेंट को बेनिफिट होता है। पर अगर आप बाइकोनियट या डायडाइफिलस में करेंगे तो उससे पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। और अगर टी शेप है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, बट नॉट रूटीनली, ओके। और अगर यूनिकॉर्निएट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, तो उसमें भी आप सर्जरी नहीं करते। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर आप करते हैं, और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो फिर आप नहीं करते, ठीक है। अच्छा, सेप्टेड यूट्रस में आप करते हैं सर्जरी, हिस्टेरोस्कोपिक मेट्रोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि सेप्टेड यूट्रस में सबसे ज़्यादा रिकरेंट मिसकैरेज का रिस्क होता है, ठीक है। तो इसमें आप करते हैं, ओके। अगर रिकरेंट मिसकैरेज है तब भी आप करते हैं, और अगर सेप्टेड यूट्रस है उसके साथ साथ पेशेंट की कंप्लेन है इनफर्टिलिटी की ना, तो फिर एविडेंस इनएडिक्वेट है। या अगर आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग्स पे सेप्टेड यूट्रस मिल जाए तो फिर भी आप सर्जरी नहीं करेंगे। आप सिर्फ तब सर्जरी ऑफर करेंगे जब सेप्टेड यूट्रस के साथ साथ पेशेंट की कंप्लेन हो रिकरेंट मिसकैरेज की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आपके जो BCQs आएंगे ना तो वो इसी में से आएंगे, ओके। पोस्ट ऑपरेटिव आपने एडिशंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या देना है? कुछ सोर्सेज हैं जिनमें है कि आप पेशेंट को हाइलुरोनिक एसिड जेल दे सकते हैं या एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं, बट इसका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। आप आफ्टर 1 to 3 मंथ मेट्रोप्लास्टी आप सेकेंड लुक हिस्टेरोस्कोपी करते हैं, ताकि आप एडिशंस और रेजिडुअल सेप्टम को चेकआउट कर सकें, ओके। जो भी कंजेनाइटल यूट्राइन एनोमलीज हैं, यूनिकॉर्निएट होगा, बाइकोर्निएट हो गया, डायडाइफिलस हो गया, तो इन सब में ना प्रीटर्म बर्थ का रिस्क होता है। तो अगर आप पेशेंट को सिर्फ स्टेरॉइड दें, टोकोलाइसिस देना, तो फिर ये आ जाएगा लेवल 1 केयर में, और अगर आप हाई वजाइनल या एब्डोमिनल सर्कुलांस लगाएं ना, तो फिर ये लेवल 2 में आ जाता है, ठीक है। इन पेशेंट्स को आपने काउंसल करना होता है मिसकैरेज के लिए, प्रीटर्म बर्थ के लिए, FGR के लिए, मेल प्रेजेंटेशन के लिए, और MDT अप्रोच के थ्रू आपने इनकी केयर प्रोवाइड करनी है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।